औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास से अगरचे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और मैंने हर एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले उससे रिलेटेड जो लॉज थे वो मैंने पढ़ाए और उसके बाद एक्सरसाइज भी की। लेकिन चैप्टर ख़त्म होने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ, ना जाने क्यों, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को नहीं समझ सके। तो इसी बिहाफ पे मैंने आज सोचा कि इन बच्चों को लॉज के जो एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मैंने आज ये स्पेशल लेक्चर इसके लिए तैयार किया है। ये आप ध्यान से आप समझें, इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। और ये जो कुछ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये आप 7th क्लास का पेज नंबर 49 मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पर ये रहा मौजूद है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि अब मैं आपको इसकी डिटेल समझाने लगा हूँ। पहले ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, या इसे हम इसमें है पहले प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ दो तरह से होते हैं कि व्हेन द बेस आर सेम, बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। अब देखिए यहाँ से ये एग्जांपल है, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट 3 है और इसका एक्सपोनेंट 2 है। तो हम इसे खोलकर हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हमने ऐसे लिख लिया और इसी तरह इस 2 को लिख लिया। फिर अब हमने इन सब को मिलाकर लिखेंगे तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसे एक्सपोनेंटल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि 2 की तादाद 5 है, लिहाजा हमने इसे लिखा 2⁵5। ठीक है। तो अब आप इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इजी वे बता रहा हूँ आपको, ये तो था तफसीली तौर पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसे आप चूँकि दोनों का बेस एक है, तो जब बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट हमेशा ऐड हो जाता है। तो लिहाजा 2, इसका एक्सपोनेंट 3 और दूसरे का 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2⁵5। ये शॉर्ट मेथड है और आसान मेथड है। ये देखें बच्चों कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें एक ही सवाल को करने के कई एक तरीके होते हैं। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मैथ का ये तरीका गलत है और ये तरीका जाना सही है। मैथ जो लोग रियाजी को जानते हैं उन्हें पता होता है कि रियाजी को एक ही सवाल को कई एक मेथड से किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा आज मैं ये एक्सपोनेंट के लॉज में पढ़ा दूं, ताकि जब आप ये लॉज आप पढ़ लेंगे, फिर उसी में मैं ये एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि देखें इस तरीके से भी आप ये हल कर सकते हैं और इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आने वाली मिसालों में भी इस तरह मौजूद होगा। तो एक से ज़्यादा मेथड से किया जा सकते हैं। अब दूसरा इसी का तरीका है कि व्हेन द बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट सेम, यानी बेस तो इनके डिफरेंट हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो हमने इसे पहले मेथड के मुताबिक ऐसे पहले खोल कर लिख लिया, 2 × 2 × 2, इस तरह 5 को 5 × 5/5। तो अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि एक अदद इधर से लें, एक इधर से, यानी 2 × 5। इसी तरह ये एक एक पेयर बना लिया। इसे हम फिर इस तरीके से एक्सपोनेंटल फॉर्म में फिर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 × 5 और raised to power 3, और फिर इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है 10⁻³ अच्छा, अब इसी चीज़ को ये देखें, एक और तरीका जो शॉर्ट तरीका है वो ये कि 5⁻³ है, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 5⁻⁴। वही जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये रूल है, ये कानून है, ये जो आपके सामने दर्ज है, क्योंकि a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। ये बात समझ आ गई। अब इसे आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5⁻7। इसी तरह देखें एक और एग्जांपल है, ये जब बेस
इसका डिफरेंट हो तो -3 और -2 3। तो ये देखें हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई -2 और इस सारे की पावर 3 हो जाएगी। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और 3 2 6, इसलिए मैंने चूँकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाता है, इसलिए मैंने इसके साथ प्लस का साइन भी लगाया, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर प्लस का साइन नहीं लगा हुआ तो उसके साथ प्लस का ही साइन होगा। और इसकी ये दलील मौजूद है आपके सामने कि हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ज़रा एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर बेस सेम है और इससे भी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि बेस वही रहा और एक्सपोनेंट ऐड हो गए, तो ये -3/2⁻7 आ गया और ये इसके लिए एक्सपोनेंट रूल का ये यहाँ पर ये दलील के तौर पर मौजूद है। अब आगे चलते हैं, हम अगला पढ़ते हैं हम कोशिएंट लॉ। कोशिएंट लॉ क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि कोशिएंट है क्या चीज़। ये देखें जी, ये 5 है, हम इस 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2s are 4। अब ये 5, ये ऊपर 2 जो आया है जवाब, ये कोशिएंट होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिएंट। और ये रिमाइंडर और ये डिवीज़र और ये डिवाइडेंड। अब इसके भी जो है ना कुछ आगे रूल्स हैं। फिर आगे व्हेन द बेस आर सेम, बेस इनके सेम हो लेकिन इसका एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो फिर क्या होगा, देखें बेस एक है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, 2⁻7 है, तो हमने इसे ओपन फॉर्म में ऐसे लिख दिया और इस 2 को खोलकर हमने लिखा। तो इसे हम यहाँ पर रिड्यूस भी कर सकते हैं जब सेम नंबर हों, तो किया तो ये बाकी बचा, हम इसे एक्सपोनेंटल फॉर्म में इस तरह लिख देंगे। अब आगे देखें कि एक और चीज़ कि व्हेन बेस डिफरेंट बट एक्सपोनेंट सेम, फिर हम क्या करेंगे, देखिए 2/3⁴ इज इक्वल टू 2, ये इसके दो हमने 4 टाइम हमने इसे लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं सेम, 2 × 2/3/3/3/3, ठीक है। अब ये इसे एक्सपोनेंटल फॉर्म में इंडेक्स नोटेशन में हमने लिखेंगे, तो हमने ये लिखा 2⁴ और 3⁴, ठीक है। अब आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, ये। और फिर आगे इसके बाद जो फार्म बनती है वो दोबारा फिर यही फार्म बन जाती है, ठीक है। इसकी लास्ट पोजीशन ये है कि हम इससे आगे अगर जाएंगे तो फिर दोबारा हम इसी पोजीशन पर चले जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, हम है पावर लॉ। पावर लॉ में क्या है, ये देखिए m की a की पावर m है, a की n है। तो जब मैंने आपको जैसे पीछे अभी बताया था कि जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो गए तो a⁻m + n बन गया। अब हम जैसे यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो देखिए एक मिसाल है 3⁴ और इस सारे की ताकत 2 है, यानी 3⁴ 2 टाइम्स हमने लिखना है, तो ये हमने 2 टाइम लिख दिया, ठीक। अब हम इसे इस तरह में लिख सकते हैं, ये दोनों एक्सपोनेंट इसके ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3⁸ अब देखें 0 एक्सपोनेंट अगर हो, एक्सपोनेंट यानी 0 है, तो फिर क्या करेंगे, बाय द कोशिएंट लॉ 3⁻²/3⁻², इसे ओपन करके इस तरह लिखेंगे और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी किसी अदद का अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो वो फिर किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाता है। जैसे ये देखें, इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बेस चूँकि 1 है तो ये ऊपर जाकर 2 माइनस हो जाता है, या 2 - 2 हो गया, तो ये 3⁻0 हो गया और ये इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके बाद है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो फिर कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज़ ये 10 है, इसकी पावर 2 है, हमने इसे इस तरह लिख सकते हैं। 1 हो एक्सपोनेंट तो इस तरह लिख सकते हैं, 0 हो तो इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोनेंट
में हो तो फिर हम उसे ऐसे बटे की हालत में लिखते हैं। ये बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब है क्यूब्स लॉ एंड क्यूब्स रूट विच इज़ द बॉर्न ऑफ कंटेंशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग तवज्जो से रूल्स को नहीं हमने स्टडी किया होता और फिर जब सवाल करने लगते हैं और हमारी जब प्रैक्टिस भी नहीं होती तो फिर हम इसमें अक्सर गलतियां कर जाते हैं, अगरचे हम समझ रहे होते हैं कि हमने ये सही किया है लेकिन वो सही नहीं किया होता। अब मैं इसी के बारे में आपको बच्चों बताने लगा हूँ कि क्यूब्स और क्यूब्स रूट क्या होते हैं। देखें जी, क्यूब्स अगर देखें यानी किसी अदद को 3 टाइम लिखना, वो उसका क्यूब बन जाता है। जैसे 2 × 2 × 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर परफेक्ट क्यूब हो, परफेक्ट क्यूब में देखें ये जो बेसिक चीज़ है समझने की, जिसे हम ये समझ लें कि इग्नोर कर जाते हैं, तवज्जो नहीं देते, समझने की बात अब शुरू हुई है जो मैं कहना चाहता था और जिसकी वजह से मैंने लेक्चर दिया है ये कि ये देखें आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसके 8 के आप प्राइम फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं 2 × 2 × 2, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब हम इसे इंडेक्स नोटेशन में या एक्सपोनेंटल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 2⁻3। इसी तरह 27 है, 27 को भी ऐसे ही 3 × 3 और ये इक्वल टू हो जाएगा 3⁻3। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई। अब 8 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये और इसी तरह 27 इज़ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3, सो वी कैन राइट। अगर यहाँ 2 3 टाइम है तो हम ये एक अदद के तौर पर ले सकते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पर ज़्यादा अदद होते, सपोज़ ये 2 × 2 × 2, ठीक है, एक और हो जाता 2 × 2 × 2 और फिर 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हम देखें ये 8 की यहाँ एक्सपोनेंट 1 हो गई, फिर यहाँ 8 की एक्सपोनेंट 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 बना और 8 की एक्सपोनेंट 1 हो गई। इसी तरह यहाँ 1 हो गई और फिर यहाँ ये 1 हो गई। तो फिर हम आगे चल के इसे हम लिख सकते हैं कि 8 = 8⁻3। आगे बच्चों समझ, ये चीज़ बुनियादी चीज़ है जो कि बच्चों को क्लियर नहीं हो पाती समटाइम ध्यान ना देने की वजह से। मेरा ख्याल है कि आज मेरी ये इस लेक्चर के बाद आप सबको ये बात क्लियर हो जाएगी। अब देखें एक और चीज़ कि इसी तरह ये 216 है, 216 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो ये आते हैं 2 × 2 × 2 और फिर 3 × 3 × 3। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 को एक इधर से एक अदद लें और एक इधर से 2 × 3, इसी तरह यहाँ 2 × 3 और यहाँ 2 × 3। अब ये बेटा एक एक्सपोनेंट इसका हो गया, एक एक्सपोनेंट इसका हो गया, एक एक्सपोनेंट इसका हो गया, ठीक है। तो ये 2 3 = 6 और ये ⁻³ हो जाएगा। एक एक्सपोनेंट इसका, एक इसका और एक इसका। तो न्यू ये इस तरह लिखा जा सकता है जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था कि एक एक्सपोनेंट इसका था, एक इसका, एक इसका। हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और फिर ये हम सारे को इस तरह लिख सकते हैं। ये क्यूब्स फॉर्म बन गए। तो ये था बच्चों मेरा सबक आज का। ये अगरचे चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मैंने जब जैसे जैसे एक्सरसाइज आई थी इससे रिलेटेड मैंने ये रूल्स मैंने आपको साथ साथ पढ़ाए थे, लेकिन मैं भी नहीं बल्कि मैं यकीनी से कह सकता हूँ कि आपने एक्सरसाइज तो की होगी लेकिन आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया। एक्सरसाइज से पहले जो रूल्स दिए गए होते हैं उन्हें तवज्जो से करने से एक्सरसाइज खुद ब खुद समझ आ जाती है, ये याद रखें। तो मैंने आज से आपको यही कहना था कि रूल्स को पढ़ें, फिर सही और दुरुस्त होने का अंदाज़ा कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।